तो देखो बच्चों, अपना जो यूनिट चल रहा है और ये यूनिट है उपसह संयोजी यौगिक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। आज हम इस यूनिट में अब जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, और ये टॉपिक है हमारा क्या, कार्बधात्विक यौगिक, ऑर्गेनोमेटैलिक कंपाउंड्स। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को समझते हैं कि ये होते क्या है। तो देखो बच्चों, कार्बधात्विक यौगिक मींस ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन एवं धातु परमाणु प्रत्यक्ष रूप से जुड़े होते हैं, कार्बधात्विक यौगिक कहलाते हैं। बात समझ गए कि ऐसे यौगिक हैं ये जिनमें कार्बन और धातु परमाणु के बीच में बिल्कुल सीधा बंध होता है, या तो वो सिग्मा हो सकता है या पाई हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, सिग्मा और पाई दोनों हो सकते हैं। तो उनको बोला गया है कार्बधात्विक यौगिक। जैसे गिरगनार रिएजेंट है, तो आप देख रहे हैं कार्बन और मैग्नीशियम डायरेक्ट जुड़े हैं। हम इनको कार्बधात्विक यौगिक नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते बच्चों? क्योंकि इनमें सोडियम डायरेक्ट ऑक्सीजन से जुड़ा है, ना कि कार्बन से। तो ये कार्बधात्विक यौगिक नहीं है, ये कार्बधात्विक यौगिक। तो पहचान होती है कि इनमें कार्बन सीधा धातु से जुड़ा होगा। अब इनके प्रकार में आ जाए। पहले होते हैं सिग्मा बंधित कार्बधात्विक यौगिक, सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटैलिक कंपाउंड्स, मतलब इनमें कार्बन एवं धातु परमाणु के मध्य सिग्मा बॉन्ड होता है। मतलब कार्बन धातु से सीधा प्रत्यक्ष जुड़ा है, लेकिन वो बॉन्ड क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड केवल। तो ऐसे कार्बधात्विक यौगिक कहलाते हैं सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटैलिक कंपाउंड्स। जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX, तो CH3Mg से जुड़ा है, सिग्मा बॉन्ड है ना। फ्रैंक लैंड अभिकर्मक C2H5 Zn से कार्बन जुड़ा हुआ है। कार्ब लिथियम, ठीक है, तो कार्ब लिथियम में RLi होते हैं ये। तो इस तरह से इसमें कार्बन और लिथियम डायरेक्ट जुड़े हैं, जैसे CH3Li। कार्ब कैडमियम R2CD, CD से 2 कार्बन डायरेक्ट जुड़े हैं अल्काइल ग्रुप के। टेट्राएथाइल लेड, 4 एथाइल ग्रुप लेड से डायरेक्ट जुड़े। तो ये सब क्या है, सिग्मा बॉन्डेड, मींस कार्बन और धातु परमाणु के बीच में सिग्मा बॉन्ड होता है, ठीक है। दूसरे है पाई बॉन्डेड, पाई बंधित कार्बधात्विक यौगिक। तो पाई बॉन्डेड मतलब धातु और कार्बन परमाणुओं के मध्य पाई बॉन्ड पाया जाता है। मतलब इसमें जो लिगैंड है या धातु जो परमाणु है वो जो कार्बन परमाणु है वो धातु परमाणु से किसके थ्रू जुड़ा होता है, पाई बॉन्ड के थ्रू। जैसे जाइसे सॉल्ट जो सबसे पहला ऑर्गेनोमेटैलिक कंपाउंड था, KPtCl होल थ्राइस ईटा स्क्वायर C2H4। यहां जो ईटा है ना बच्चों, ये बताता है कार्बन परमाणु की संख्या जिनके ठीक है मध्य का पाई बॉन्ड धातु परमाणु से जुड़ता है, ये है। जैसे इथाइलिन ग्रुप है, तो 2 कार्बन के बीच का जो पाई बॉन्ड है वो मेटल प्लेटिनम से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए ईटा स्क्वायर लगा है, ठीक है। तो यहां पर जो ईटा के ऊपर जो पावर लगी, मतलब मैं कहूं कि ये वाली संख्या, इसको आप पढ़ेंगे कि जो ईटा के ऊपर संख्या लिखी है वह कार्बन परमाणुओं की संख्या जिनके मध्य पाई बॉन्ड परमाणु से जुड़ता है, वो संख्या लिखी होती है ना। तो जाइसे सॉल्ट में आप देख रहे हैं 3 क्लोराइड और 1 एथाइलिन ग्रुप जुड़ा है, और यहां पर प्लेटिनम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +2, इसीलिए 3 माइनस जुड़ने से 1 माइनस बच गया है, उसी को सैचुरेट किया गया है की से। दूसरा फेरोसिन, तो फेरोसिन में ये जो जुड़ा हुआ है ये वाला जो आयन है इसको बोलते हैं साइक्लो पेंटा डाई एनाइल एनाइन, C5H5 और माइनस चार्ज होता है उसके ऊपर, एक H हटा होता है। तो इस तरह से यहां पर ईटा की पावर 5 लगाई है। मतलब ये है कि यहां पर जो ये रिंग जुड़ी हुई है मेटल से, वो 5 कार्बन परमाणुओं के बीच में बने हुए पाई बॉन्ड की जुड़ी हुई है। तो एक रिंग नीचे और एक रिंग ऊपर जुड़ी है, और इस तरह से ये एक
पाई बॉन्ड के थ्रू जो है कॉम्प्लेक्स बना हुआ धातु आयन के साथ, तो इसलिए ये भी एक क्या है, पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। फेरोसीन है ना, बिस बेंजीन आयरन 2, तो यहां पर बिस मतलब 2, बेंजीन है ना, हम इसको ईटा की पावर 6 लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो पाई बॉन्ड मेटल को दिया जा रहा है वो 6 कार्बन के बीच का है। तो इस तरह से ये सब क्या है, पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। फिर तीसरा जो प्रकार है वो है सिग्मा एवं पाई बंधित कार्बधात्विक यौगिक, या इन्हीं को बोलते हैं धातु कार्बोनिल। तो इनमें धातु एवं कार्बन के मध्य सिग्मा और पाई बॉन्ड पाए जाते हैं, मतलब दोनों बॉन्ड पाए जाएंगे और मुख्य धातु कार्बोनिल यौगिकों में पाया जाता है। और ये ठीक है मुख्यतः है, और मुख्यतः धातु कार्बोनिल यौगिकों में पाया जाता है। मतलब जितने भी कार्बधात्विक यौगिक में सिग्मा पाई बॉन्डेड है, तो इनमें मेन जो एग्जांपल है वो है मेटल कार्बोनाइल धातु कार्बोनिल यौगिक, जैसे NiCO होल 40, FeCO होल 50, CrCO होल 60। ठीक है, तो यहां कार्बोनिल एक उदासीन लिगैंड है और ये धातु आयन के साथ जुड़ रहा है। तो धातु आयन में आप देख रहे हैं कोई भी इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं हो रहा है, मतलब धातु आयन अपनी उदासीन अवस्था में भी सीधा कार्बोनिल से बॉन्डेड हो रहा है। ये सिनर्जी बॉन्डिंग का खेल है इसमें। तो इस तरह से जैसे हम NiCO होल 4 में देखें तो Ni में 2 कार्बोनाइल ग्रुप तो उपसह संयोजित है इस तरह से, और बाकी ये जो है 2 कार्बोनाइल ग्रुप, इनमें से एक सिग्मा जुड़ा है और एक पाई जुड़ा हुआ है। इस तरह से ये हो गया। अब धातु कार्बोनिल के 2 प्रकार होते हैं बच्चों, एक नाभिकीय कार्बोनिल यौगिक यूनिन्यूक्लियर कार्बोनाइल कंपाउंड, और दूसरे होंगे ठीक है जिनमें आप देखोगे एक से ज्यादा बहुनाभिकीय कार्बोनिल यौगिक। तो हम पहले इसको देखते हैं। एक नाभिकीय मतलब ऐसे धातु आयन जो 18 इलेक्ट्रॉन नियम का पालन करते हैं या जिनके परमाणु क्रमांक सम संख्या में होते हैं। अपन ने पढ़ा है 18 इलेक्ट्रॉन नियम कि संक्रमण तत्वों की ये गुण होता है कि वो कैसे भी करके अपने आउटर मोस्ट सेल में 18 इलेक्ट्रॉन कर लेते हैं। तो इस तरह से 18 इलेक्ट्रॉन नियम का पालन करने वाले या फिर ऐसे धातु आयन जिनका परमाणु क्रमांक पूर्णांक संख्या में होता है, उनके बनते हैं एक नाभिकीय कार्बोनिल यौगिक। और 18 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इस तरह से आते हैं, मतलब यहां पर जो 18 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए वो x प्लस y का सम हो, जहां x है धातु आयन के n-1d तथा ns इलेक्ट्रॉन। धातु आयन की जो n-1d ऑर्बिट है, ये ऑर्बिटल्स हैं, उनके टोटल इलेक्ट्रॉन और ns के इलेक्ट्रॉन, और y है 2 इंटू कार्बोनिल समूहों की संख्या, कि जो कार्बोनिल समूह है उनकी संख्या को 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो अगर इनका सम 18 इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो ऐसा धातु आयन एक नाभिकीय कार्बोनिल यौगिक बनाएगा। ठीक है, संकुल में धातु आयन का EAN 36 होता है। और ये भी बताता हूं कि जितने धातु कार्बोनाइल है, चाहे एक नाभिकीय हो चाहे बहुनाभिकीय हो, उनमें उनका EAN 36 ही आएगा। अभी हम देखते हैं, देखो यहाँ पर निकेल कार्बोनाइल देखो NiCO होल 6, तो यहाँ पर निकेल का परमाणु क्रमांक सम संख्या में 28, इसीलिए ये एक नाभिकीय संकुल बनाता है। तो 3d8 ये हो गया 10, मतलब x की वैल्यू, और 2 इंटू 4 ये हो गया किसकी, y की वैल्यू। तो दोनों मिलके तो यहाँ पर 18 हो रहे हैं। और अगर हम इसका EAN निकालें तो धातु आयन का परमाणु क्रमांक प्लस लिगैंड जो CO है उससे प्राप्त होने वाले कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो 36 आता है। FeCO होल 5 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है, देखो 3d6 4s2 8 हो गए और 10 हो गए 18 हो गए। और EN निकाल के लिख लो 26, धातु आयन का परमाणु क्रमांक 10 इलेक्ट्रॉन कार्बोनाइल से मिले 36 आ गए। Cr होल 6 में देखो आप D5 4 ये है, तो कितने हो गए 6 और 6 ये हो, ठीक है, तो ये कितने हो गए 6 और ये हो गए 12, तो हो गए 18। और EN निकाल के लिख लो 24 और 12 CO से मिलने वाले इलेक्ट्रॉन तो कितना हो गया 36। अब यहां देखो, अब जैसे मैग्नीज है ना, तो मैग्नीज का परमाणु क्रमांक 25 है जो कि ऑड संख्या में ठीक है विषम है। तो अब ये भी कार्बोनाइल बनाएगा। तो ध्यान रखें कि अगर कोई भी परमाणु धातु आयन का परमाणु क्रमांक विषम है और वो यूनिन्यूक्लियर एक नाभिकीय धातु कार्बोनिल यौगिक बनाता है, तो या तो वो धनावेशित होगा या ऋणावेशित होगा।
समझ गए ना। जैसे Mn का होता है 25, तो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो होगा 24 और 12 इससे मिल गए तो होगा 36। और अगर आप इसका En निकाल के देखें तो देखो 3d5 4s1, क्यों? क्योंकि एक इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया मैंने तो ये बचेगा s2 की जगह s1, तो ये होगा 6 और ये हो गया 12 तो 18। और ये निकाल दो, देखो 25 में से 1 गया और 12 जोड़ दो 36। अगर v के साथ बनेगा तो माइनस लगेगा क्योंकि इसका 23 है, तो 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 24, तो हो गया ये कितने हो गए 6 और 12 हो गया 18। और en निकाल के देख लो 36 आएगा। FeCO होल फॉर 2 माइनस, तो Fe में खुद के हो गए कितने, आप 2 माइनस बढ़ा रहे हैं तो यहां बढ़ा रहे हैं, 3d8 कर दिया मैंने 4s2 तो 10 और 8 ही हो गया 18 और यहां देख लो 36 आ जाएगा En, क्योंकि 2 उसको मिल गए और 8 और जुड़ गए तो 36 हो गए। तो इस तरह से एक नाभिकीय धातु कार्बोनिल तभी बनेंगे जब उनमें 18 इलेक्ट्रॉन नियम का पालन होगा। अब आते हैं बहुनाभिकीय सेतु कार्बोनिल। तो देखो बहुनाभिकीय ऐसे धातु आयन या धातु परमाणु, बल्कि हम आयन ना कह के परमाणु या आयन भी लिख सकते हैं, तो धातु ऐसे धातु आयन या फिर हम कहें परमाणु, ठीक है, जिनके परमाणु क्रमांक विषम होते हैं, उनमें धातु आयन परस्पर जुड़कर एवं लिगैंड के साथ सेतु बंध बनाकर धातु कार्बोनिल यौगिक बनाते हैं। मतलब बहुनाभिकी तभी बनते हैं बच्चों जब धातु परमाणु जो है उसका परमाणु क्रमांक विषम हो, तब ये सम करने के लिए सहभाजन कर लेते हैं दो धातु परमाणु, या फिर वो धातुओं के बीच में सेतु लिगैंड लाके अपने 36 En कर लेते हैं, मतलब वो अपना En 36 ही लाते हैं। जैसे Mn2CO होल 10, तो दोनों Mn आपस में जुड़ गए, एक एक इलेक्ट्रॉन का सहभाजन हो गया, तो ये जो सहभाजित वाला जो पेयर है वो Mn के लिए भी गिना जाएगा और इस Mn के लिए। तो देखो इसमें Mn का परमाणु क्रमांक खुद का होता है 25, एक खुद का इलेक्ट्रॉन है सहभाजन में, एक उसको मिला, तो ये हो गया कितना 1, तो 26, और हर एक Mn में 5 CO जुड़े हैं तो 10 ये इलेक्ट्रॉन हो गए, तो कुल मिला के कितना हो गया 36। तो बहुनाभिकी तब बनते हैं जब ये परमाणु के परमाणु क्रमांक, धातु आयनों के परमाणु क्रमांक विषम। CO2 CO होल 8, तो CO मतलब कोबाल्ट है, तो 2 CO एक दूसरे से जुड़े हैं 27 और एक एक सहभाजन मिल गया 28, और 4 लिगैंड जुड़े हैं जिनसे 2 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं पर से, तो कुल मिला के 8 और 28 36, तो ये भी 36 En ला रहा है, मतलब इसका En निकाला है मैंने इस तरह से। Fe2CO होल 9, तो अब यहां देखो 2 Fe जुड़ गए तो इनका सहभाजन हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, और इसमें 3 सेतु कार्बोनिल ग्रुप उपस्थित है, और हर एक सेतु में हम जानते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 बॉन्ड सहभागी, एक धातु आयन का, एक कार्बोनिल का, एक धातु आयन का, एक कार्बोनिल का। तो यहां से देखो En 26, 4 इलेक्ट्रॉन सहभाजन से कैसे मिल रहे हैं, देखो आप, एक इस कार्बोनाइल के, एक इस कार्बोनाइल, एक इस कार्बोनाइल, मतलब अगर आप ऐसे देखो कि ये जो 4 इलेक्ट्रॉन आप ऐसे ले सकते हैं इसको, ठीक है, तो 4 ये खुद के हो गए और 4 ये उसको मिल रहे हैं ऐसे, तो 26 और 4 ये सहभाजन से तो ये मिल रहे हैं। ठीक इसी तरह से इसके लिए भी ऐसा ही लिखा जाएगा ऐसे, और हर एक CO में 3 कार्बोनाइल ग्रुप जुड़े हैं, तो कुल मिला के इसका भी En कितना हो गया 36। तो इस तरह से धातु कार्बोनिल बाइनाग जो है न्यूक्लियर जो दिखाई देते हैं, उनमें हर एक धातु आयन का En 36 ही आएगा। और इस तरह से तो एक नाभिकीय बनते हैं जिनके परमाणु क्रमांक सम है, और द्विनाभिकीय या बहुनाभिकीय बनते हैं जिनके परमाणु क्रमांक विषम है। अगर एक नाभिकीय बनाता है और विषम परमाणु है तो उसमें आवेश जरूर लगेगा, और चाहे कोई भी धातु कार्बोनाइल है 36 इलेक्ट्रॉन नियम, मतलब उसका En 36 आएगा। ठीक है, यहां तक बात अच्छी तरह क्लियर है। फिर हम आते हैं सिनार्जिक बॉन्ड, समन्वयित बंध, सिनार्जिक बॉन्ड। तो देखो बच्चों, अभी आपने देखा कि धातु परमाणु और कार्बोनिल कार्बन के बीच में सिग्मा और पाई बॉन्ड होता है, तो यही कहलाता है सिनार्जिक बॉन्ड। धातु परमाणु एवं कार्बन के मध्य सिग्मा और पाई बंध का निर्माण होना सिनार्जिक बॉन्डिंग। इसमें धातु आयन को जब CO लिगैंड लॉन पेयर प्रदान करता है तो धातु आयन में इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है, जिससे धातु आयन अपने डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन कार्बोनिल समूह के पाई कक्षक कार्बोनिल समूह के, ठीक है,
वह समूह के कार्बन जो होता है, कार्बन के पाई, ये जो होता है पाई स्टार, ठीक है, प्रतिबंधी जो आणविक कक्षक होते हैं ना कार्बन है, प्रतिबंधी आणविक कक्षक, ठीक है, पाई बंध जो है कक्षक को इलेक्ट्रॉन प्रदान करके पाई बॉन्ड बनाता है। तो इस तरह से धातु आयन को जब CO लिगेंड लॉन प्रदान करता है तो धातु लॉन पेयर प्रदान, ठीक है, करके सिग्मा बंध बनाता है, ठीक है। या हम यहां लिख दें कि लॉन पेयर प्रदान करके, लॉन पेयर, यहां पर इसको हटा दो, यहां पर ऐसे लिख रहे लॉन पेयर, ठीक है, दान करके सिग्मा बंध बनाता है। तो धातु आयन में क्या बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन घनत्व। मतलब पहले कार्बोनिल ने अपना लॉन पेयर उठा के मेटल को दिया तो घनत्व बढ़ा। अब कार्बोनिल क्या करेगा, जब उसमें इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा तो वो अपना इलेक्ट्रॉन घनत्व उठा के कार्बोनिल कार्बन के पाई कक्षक को प्रदान कर देता है और क्या बना लेता है, पाई बॉन्ड। इस तरह डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ने पर सिनर्जिक बॉन्डिंग बढ़ती है। तो सिग्मा बंध, ठीक है, तथा पाई बंध एक दूसरे के बंध सामर्थ्य को बढ़ाते, जिसे हम क्या बोलते हैं, सिनर्जिक बॉन्डिंग। इतनी सी बात और समझ लो। मतलब जब दो बंध बने, एक सिग्मा और पाई, तो सिग्मा पाई को और पाई सिग्मा को डबल बनाता है कि जैसे ही सिग्मा बंध बना, धातु आयन में इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा और कार्बोनिल कार्बन में इलेक्ट्रॉन घनत्व घटा, तो धातु कार्बोनिल अपना पेयर उठा के डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन उठा के किसको दान कर देगा, कार्बोनिल कार्बन को। और इस तरह से जितना ज्यादा सिग्मा बॉन्ड बनेगा उतना ही ज्यादा पाई बॉन्ड बनेगा। तो इस तरह से सिग्मा और पाई बॉन्ड एक दूसरे के बंध सामर्थ्य को बढ़ाते हैं, हम इसे बोलते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग। सिनर्जिक बॉन्ड बनने में, ठीक है, डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ने पर सिनर्जिक बॉन्डिंग बढ़ती है। मतलब जितना ज्यादा डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन होंगे या धातु आयन में जितना ज्यादा आवेश होगा नेगेटिव चार्ज, उतना ही ज्यादा सिनर्जिक बॉन्डिंग होगी बच्चों। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है सिनर्जिक बॉन्डिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी धातु आयन का ऋणावेश और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू धातु आयन का धनावेश। मतलब अगर धातु आयन में ऋणावेश है तो और ज्यादा सिनर्जिक बॉन्डिंग होगी। जैसे हम ये कहें कि अगर 2 माइनस लगा दें तो और ज्यादा, 2 प्लस लगा दें तो और भी कम हो जाएगी। तो इस तरह से नेगेटिव आयन में सिनर्जिक बॉन्डिंग ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि धातु आयन में जब नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा तो वो जल्दी से जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन उठा के जो डी ऑर्बिटल के हैं वो कार्बोनिल कार्बन को देगा, और जैसे ही कार्बोनिल कार्बन को पाई बॉन्ड मिलेगा वो जल्दी से जल्दी सिग्मा बॉन्ड किसको देगा, धातु आयन को। और इस तरह से वो एक दूसरे की स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे। इसका मतलब है कि FeCO होल 4 2 माइनस और FeCO होल 6 1 माइनस, तो इनमें सिनर्जिक बॉन्डिंग ज्यादा है। क्रोमियम न्यूट्रल में है ना 0 है, और उससे भी कम है किसमें, MnCO होल 6 प्लस में, क्योंकि यहां धनावेश है। जब धनावेश ही है तो धातु आयन क्यों पाई इलेक्ट्रॉन देगा, ऋणावेश है तो जल्दी देगा। अब आता है सिनर्जिक बॉन्डिंग से C डबल बॉन्ड O की बंध लंबाई बढ़ती है तथा बंध क्रम, बंध ऊर्जा, कंपन आवृत्ति घटती है। देखो जितनी ज्यादा सिनर्जिक बॉन्डिंग होगी, CO जो कार्बोनिल ग्रुप है उसका ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड की तरफ जाने लगेगा। कि जैसे ही CO अपना पाई बॉन्ड सिग्मा लॉन पे उठा के धातु आयन को देता है, तो जब तक CO फ्री था तब तक ट्रिपल बॉन्ड था। जैसे ही वो सिनर्जिक बॉन्डिंग करेगा, C और O के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हटके डबल बॉन्ड आने लगेगा, और डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आएगा तो बंध लंबाई बढ़ती है, बंध क्रम, बंध ऊर्जा, कंपन आवृत्ति घटती है। मतलब CO की बॉन्ड लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी सिनर्जिक बॉन्डिंग। जितनी ज्यादा सिनर्जिक बॉन्डिंग होगी, CO बॉन्ड लेंथ, बंध लंबाई उतनी बड़ी होगी। बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एनर्जी, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ C डबल बॉन्ड O इस तरह से, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सिनर्जिक बॉन्डिंग। अगर सिनर्जिक बॉन्डिंग होगी तो CO बॉन्ड की बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा, मतलब डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आने लगेगा। ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड आएगा तो बॉन्ड एनर्जी घट जाएगी। वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा लगती है, वाइब्रेट होने के लिए एनर्जी ज्यादा लगेगी, और अगर डबल बॉन्ड आएगा तो घटेगी।
तो अगर मान लो यही दे रखे हैं FeCO होल -2CO, अगर उन्हें पूछे कि बताएं CO की कंपन आवृत्ति, तो CO की कंपन आवृत्ति आप देख रहे हैं जितनी कम सिनार्जिक बॉन्डिंग उतनी ही वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ज्यादा, उतनी ही CO की बॉन्ड एनर्जी, उतना ही बॉन्ड ऑर्डर, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड का कैरेक्टर ज्यादा रहेगा जहां पर सिनार्जिक बॉन्डिंग कम होगी, और जहां सिनार्जिक बॉन्डिंग ज्यादा होगी वहां डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आएगा। और अगर आपको बंध लंबाई का क्रम पूछ ले तो ये घटते क्रम में आ जाएगी, मतलब सबसे ज्यादा जो CO की बॉन्ड लेंथ है वो होगी FeCO होल 4 -2, फिर BCO होल 6 -1, फिर CrCO होल 6, ठीक है, और फिर इससे कम जो है ये हो जाएगी CO होल 6 +3। ये क्या हो जाएगी? बंध लंबाई का क्रम, किसकी? C डबल बॉन्ड O। तो जितनी ज्यादा सिनार्जिक बॉन्डिंग CO बॉन्ड उतना बड़ा, क्योंकि उसमें उतना ज्यादा द्विबंध का गुण आ जाएगा, और जितनी कम सिनार्जिक बॉन्डिंग उतना ही ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड का ऑर्डर आएगा। मतलब मैं यहां लिख दे रहा हूं कि C डबल बॉन्ड ये वाला गुण जो है O गुण, ठीक है, मतलब द्विबंध का गुण डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सिनार्जिक बॉन्डिंग, और ट्रिपल बॉन्ड का जो गुण है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी 1/, सिनार्जिक बॉन्डिंग। मतलब सिनार्जिक बॉन्डिंग ज्यादा तो C डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा, कम तो C ट्रिपल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा। तो CO की बॉन्ड लेंथ होती है 1.15, ठीक है, और C ट्रिपल बॉन्ड की है 1.12। तो जितना ज्यादा सिनार्जिक बॉन्डिंग होगा उतना ही ज्यादा CO बॉन्ड सिनार्जिक बॉन्डिंग प्रेजेंट, और ट्रिपल बॉन्ड है तो सिनार्जिक बॉन्डिंग एब्सेंट। जहां सिनार्जिक बॉन्डिंग होगी वहां बॉन्ड लेंथ हो जाती है 1.15, और जहां सिनार्जिक बॉन्डिंग नहीं होती वहां होती है 1.128। तो देख रहे हैं कि सिनार्जिक बॉन्डिंग से बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है। तो इस तरह से CO ग्रुप के बीच में ये सिग्मा और पाई बॉन्ड धातु आयन के साथ जो बनते हैं, इनसे CO बॉन्ड लेंथ में परिवर्तन आता है। तो CO बॉन्ड लेंथ में ही पूछा जाता है। और अगर M और C के बीच का अगर बॉन्ड लेंथ पूछे तो जितना ज्यादा सिनार्जिक बॉन्डिंग उतना ज्यादा यहाँ डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आएगा, और यहाँ डबल बॉन्ड। तो मतलब सीधा सा है कि सिनार्जिक बॉन्डिंग से धातु और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में द्विबंध का गुण बढ़ता है। मतलब इतना सा लिखना है कि सिनार्जिक, ठीक है बच्चों, बॉन्डिंग से M डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O द्विबंध का गुण बढ़ता है। मतलब धातु आयन के बीच में डबल बॉन्ड का कैरेक्टर बढ़ेगा, और कार्बोनिल कार्बन में भी द्विबंध का गुण बढ़ेगा। सिनार्जिक बॉन्डिंग में साथ साथ डबल बॉन्डिंग बढ़ना। सिनार्जिक बॉन्डिंग कम हो रही है तो दोनों के बीच में से M और C के बीच में तो बॉन्ड ऑर्डर घटेगा, और C और O के बीच में बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा। लेकिन सिनार्जिक बॉन्डिंग से दोनों में द्विबंध का कैरेक्टर बढ़ेगा। इतना सा ध्यान रखना है, बहुत ही काम का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो ये एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार पढ़ो और आप एक एक चीज क्लियर करो, फिर मैं समझता हूं कि आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी सिनार्जिक बॉन्डिंग। ओके, तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट में। हम ट्रांस जॉन टेलर इफेक्ट और ट्रांस इफेक्ट ये बचा हुआ है हमारा, तब जाके कोऑर्डिनेशन हमारा फिनिश हो जाएगा। ठीक है।